तो अब हम एंशियंट हिस्ट्री का सेकंड पार्ट करेंगे। वो बहुत लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने इसको पार्ट्स में जो है चेंज कर दिया है। तो मगध साम्राज्य का उदय। मगध की राजधानी, जो प्रारंभिक राजधानी थी, जिसको हम पुरानी राजधानी बोल सकते हैं, वो गिरिव्रज थी या राजगृह। और दूसरी जिसको उदयन ने बसाया था, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, परवर्ती यानी कि बाद की राजधानी। तो मगध के जो है उसकी राजधानी के जो अन्य नाम है, जैसे कि इनको अलग अलग बोला जाता है, गिरिभज महावग, राजगृह महाभारत में, बहारहद्रपुर महाभारत में, मगधपुर महाभारत में बोला जाता था, वासुमती रामायण में, कोशाग्रपुर वेनसांग ने बोला था, सारपुरी बौद्ध ग्रंथ ने बोला था। और पाटलिपुत्र के अन्य नाम कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पालीबोथरा, अजीमाबाद, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। अब मगध साम्राज्य का जो उदय है वो मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है। तो मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। यानी कि कुछ एंड्रो सेंड्रो जैसा कुछ मिल जाए तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बोला गया है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि इन लोगों उस टाइम पे जो है ना, वेस्ट से हमारे यहाँ इन्वेजन हो रहे थे सिकंदर के टाइम पे, जो कि नंद वंश के टाइम पे हुआ था। तो वहां से लोगों का आना जाना था, इसलिए स्ट्रैबो और जस्टिन ने उनको सेंड्रोकोट्स और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। किसने की है? विलियम जोन्स ने पहचाना है कि जो उन राइटर्स ने लिखा है सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त से लिखा है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम वितस्ता के तट तक आ जाता है। यही उसका पोरस का युद्ध या फिर वितास्ता या फिर हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। तो झेलम वितास्ता जो है इसका पुराना नाम है झेलम का, ये पूछा जाता है। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी। कौन सी से? व्यास नदी से। उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी भारतीय स्त्रोत में सिकंदर के अभियान का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। एरियन द्वारा एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, किसने लिखा है? एरियन ने। सिकंदर के विजय का अभियान के उल्लेख मिलता है। उल्लेखनीय है कि मतलब उल्लेखनीय का मतलब कि बोला गया है कि अरिस्टोबुलस, ओनेसिक्रिटस और नियार्कस सिकंदर की सेना के साथ आने वाले इतिहासकार थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी गई थी। इसका नाम भले ही अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हो, लेकिन थी ये पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य, यानी कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बना। मतलब ऐसा बोला जाता है कि धनानंद ने जो है चाणक्य की जो है इंसल्ट कर दी थी, तो इन्होंने उसको पर्सनली ले लिया। उन्होंने सोच लिया कि अब धनानंद को पराजित करके उसकी जगह कोई और राजा बनाया जाएंगे, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। महावंश टीका के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे तथा बौद्ध परंपरा में भी मौर्यों को क्षत्रिय कुल का माना गया है। दूसरी तरफ जैन परंपरा चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति से संबंधित मानती है। ये नहीं पूछा जाता। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। बसाया किसने था? उदयन ने। वेरी गुड। और बनाया किसने है प्रथम राजधानी अपनी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकरानिया, बलूचिस्तान तथा पेरोप काबुल का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से भी उसका विवाह हुआ। भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीस, तो मेगस्थनीस किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर ने
चंद्रगुप्त गुप्त के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज की बुक इंडिका है। विशाल दत्त चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए और वहीं पर उन्होंने सल्लेखना से अपने प्राण त्याग दिए। सल्लेखना एक प्रोसेस होती है जो जैन धर्मों में ग्रंथ मतलब जैन रिलीजन का पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि आदमी जो भी कुछ भी खा रहा पीना होता है वो सबको छोड़ता हुआ जाता है एक एक करके, फिर वो मतलब अपना प्राण भी त्याग देते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था। बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटे और अशोक के पिता। इसे अमित्रघात, भद्रसार या सिंह सेन भी कहा जाता है। यूनानी लेखकों के अनुसार उनका नाम अलित्रिचेहिस या अमित्रोचेट्स था। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत डायोनिसियस ने मतलब मौर्य दरबार में वो आए हुए थे। कौन कौन? डायमेकस और डायनोसियस। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो देखो ये कितने सेक्युलर थे। मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे और अशोक पहले शैव धर्म को मानते थे लेकिन वो बाद में बौद्ध हो गए। सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन तथा तक्षशिला का राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की, जो कि शासन का नवा वर्ष था। ये इंपॉर्टेंट है। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार, सिंगली यानी कि श्रीलंका, निक्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगली पुत्र का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक शैव थे। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद उसने बोधगया की यात्रा की। 14 वर्ष बाद धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी गए और उसे उलविक या कर मुक्त घोषित कर दिया गया। भाग को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था, लेकिन वहां पर उनकी पहुंच थी। वहां उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री, उन दोनों को जो है बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है, मोस्टली प्राकृत है, और भी भाषाएं मिलती है। भापरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के नाम अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें, अलग अलग नाम थे। जैसे विष्णु पुराण में उनको अशोकवर्धन बताया गया है, मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य, भाब्रू अभिलेख में मगधधिराज, बराबर गुहा लेख में पेदस्सी राजा, कंगनहल्ली जो कर्नाटका में है उसमें रान्यो अशोक, रुम्मंदी, निगलीवा, रूपनाथ व गिरनार देवनामपीय प्रदर्शी, पनगोररिया अभिलेख में महाराज कुमार, मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उड़े गोलान लेख में उनको अशोक कहा गया है। यूनानी लेखक रासिलेडस, अरामाई लेख में उनको मलका कहा गया है। महाभारत में महासूर एवं अपराजित, कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में उनको धर्माशोक कहा गया है। किसके? कुमार देवी। अशोक के अभिलेख कौन कौन से थे? ठीक है, अशोक के शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा पाकिस्तान में अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। क्यों? ये कहाँ पड़ जाता है? हमारे हमारे वेस्ट में पड़ जाते हैं। तो वहां पर जो है खरोष्टी लिपि में, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था, वो लिपि मिलती थी। ब्राह्मी लिपि में हमारे ही जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसी में लिखा गया था। ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आता था लेकिन जो है इसमें खरोष्टी लिपि चलती है। तक्षशिला तथा लघमान से अरामाइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, शरेकुना से यूनानी तथा अरामाइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का इतिहास भी इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो इनके प्रमुख शिलालेख कौन कौन से थे? प्रथम लेख, शिला यानी कि पत्थर पर लिखे हुए। पहला, इसमें जीव हत्या पर निषेध का वर्णन किया गया है। ये सब बौद्ध बनने के बाद हुआ था। दूसरा लेख, अशोक द्वारा विजित राज्यों एवं चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी तथा अंत्ययुग, यवनराज व अन्य पड़ोसी राजाओं के प्रदेशों में भी मनुष्यों तथा पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख है। आठवां लेख, अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख है।
11वें में धम्मदान है। 13वें लेख में अशोक का सबसे बड़ा लेख है ये, इसमें कलिंग विषय का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। उसने दूसरे एवं 13वें शिलालेख में उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी बताए गए हैं। वैशाली सिंह शीर्ष केवल शेर लेख रहित बिहार में स्थित है। वैशाली में अशोका के गुहा लेख, गुहा यानी कि केव्स। दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण उल्लेख मिलते हैं। लौरिया अरेराज जो कि पूर्वी चंपारण में है, रामपुरवा पश्चिम चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ जो बिहार के पश्चिम चंपारण में ही है। अशोक के स्तंभ लेख कौन से हैं? पहले दिल्ली टोपरा जो फिलहाल दिल्ली में है, दिल्ली मेरठ ये भी दिल्ली में है, प्रयाग कौशाम्बी ये इलाहाबाद प्रयागराज के किले में है, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में है, रामपुरवा या रामपुरवा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर है, संकीसा या संकाश का स्तंभ लेख जिला कन्नौज यूपी में है। प्रांतीय शासन कैसे होता था? सम्राट, सम्राट के अंदर प्रांत यानी कि स्टेट्स या प्रोविंसेस, फिर मंडल, फिर आहार, फिर स्थानीय, द्रोणमुख, खार्वटिक, संग्रहण, गांव। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया हुआ था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। अशोक के अभिलेखों के अनुसार सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। 5 में से उसने जो पटना को भी इंक्लूड किया हुआ, जैसे प्राची या जो खुद मध्य देश जिसमें उसका रूल चलता था, तो पाटलिपुत्र, उच्चीपद या उत्तरापद, तक्षशिला, तक्षशिला, दक्षिणापद, सुवर्णगिरी, अवंती रठ या अवंती, उज्जैन या उज्जैनी, कलिंग, तोसी। प्रांतों चक्रों का प्रशासन कुमारामात्य कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त होते थे, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। स्थानीय 800 ग्रामों का समूह का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांवों का प्रशासक था। नगर प्रशासन मेगस्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था और ये जो मंडल है 6 समितियों में विभाजित होते थे, जैसे प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, इंडस्ट्रीज वगैरह। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति जनगणना। चतुर्थ व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण। षष्ठम समिति बिक्री कर व्यवस्था। नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई जिलाधिकारी और एंटीनोमोई नगर आयुक्त कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य के अनुसार चारों वर्णों के लोग सेना में शामिल हो सकते थे। मेगस्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन हेतु एक 30 सदस्यीय पृथक विभाग विद्यमान था, जिसमें 5-5 सदस्य 6 समितियां होती थी। ये समितियां इस प्रकार हैं। प्रथम समिति जल सेना से संबंधित थी, तो क्या पता चलता है कि इसकी नेवी भी थी। द्वितीय समिति रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित। तृतीय पैदल सैनिकों से संबंधित। चतुर्थ अश्वारोही सैनिकों से संबंधित। पंचम गज सेना से संबंधित। षष्टम रथ सेना से संबंधित। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहा जाता था, सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। यूनानी स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। कोई जरूरी नहीं है। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट मतलब उसके बाद में कौन कौन से हुए थे? मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। अशोक के उत्तराधिकारी अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिम और पूर्वी में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग पर कुषाण शासन करता कुश कुणाल सॉरी आई एम सॉरी पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था।
लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रिया और यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया, पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना कर ली। शुंग वंश, मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक बना। उसकी उपाधि सेनानी थी। उसने यवन आक्रमण को विफल किया था शुंग में। शुंग ने, ओके, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के ही काल में पतंजलि ने महाभाष्य एवं मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। इसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखी है। तो ये किसके बेटे थे? पुष्यमित्र शुंग के। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। कर्ण, देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर कर्ण वंश की नींव डाली। सुशर्मा इसका आखिरी शासक था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले लिया। कुषाण वंश, कुषाणकालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा।